नमस्कार दोस्तों, यूकेपीडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की पहली वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुनिंद राज्य। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम कुनिंद राज्य को समझेंगे। आज तक आपने जिस रूप में भी कुनिंद राज्य को या कुनिंद राजवंश को या पुलिंद राज्य को पढ़ा है, वो एक तरफ रखते हुए आज हम इसके एक ऐसे स्वरूप से का परिचय कराने जा रहे हैं जो परीक्षोपयोगी तो है ही है, उसके अलावा अन्य जानकारियां भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, जिससे इंटरफेस में साफ नज़र आ रहा है कि कुनिंद राज्य नाम और परिचय। अगर हम कुनिंदों की बात करें तो इनका जो प्रारंभिक नाम है वो मिलते हैं कुलिंद, पुलिंद या कुनिंद। अब ये तीनों ही एक हैं या नहीं हैं, ये तो एक बहस का मुद्दा हो जाएगा, पर क्योंकि हमारे पास पुराने जितने भी साक्ष्य हैं उन सभी साक्ष्यों में पुलिंद या कुलिंद या कुनिंद नाम मिलते हैं, जिसे हम एक करके कुनिंद राज्य की संकल्पना जो है यहाँ रखते हैं। शुरुआती साक्ष्यों की बात करें तो पुलिंद नाम का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। अब यहाँ तक कि अगर हम कुलिंदों की बात करें तो इन्हें आर्यों का वंशज माना जाता है। और वराहमिहिर जो है, वराहमिहिर ने अपनी वृहत संहिता में कुनिंदों को द्विजमुख कहा है। अब द्विजमुख का मतलब ये होता है दोबारा जन्मना। अब वराहमिहिर ने एक बात कही, देखिए, अगर आप द्विजमुख वाले कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं तो माना जाता है कि मनुष्य में जो चार जो है, या अगर हम अपने आर्यकालीन इतिहास या आर्यकालीन संस्कृति को देखते हैं तो मनुष्य को चार जो है वर्णों में विभाजित किया गया है ना। और वो चार वर्ण जो भी हैं, अब आपको परिचय है। देखिए, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये चार आपके वर्ण हैं। उन चार वर्णों में वराहमिहिर ने वृहत संहिता में लिखा है कि सारे के सारे जो मनुष्य हैं वो पैदा होते हैं शूद्र के रूप में पैदा होते हैं। और जैसे ही उनका उपनयन संस्कार हो जाता है उनका पुनर्जन्म माना जाता है, दोबारा जन्म माना जाता है। यानी कि वो द्विजमुख कहने का अर्थ ही यही है, दोबारा जन्म लेना। द्विजमुख का अर्थ हुआ दोबारा जन्म लेना। अब उपनयन संस्कार के बाद उसे जो है अपनी एक तरीके से उस वर्ण व्यवस्था जो है जारी हो जाती, क्योंकि वर्ण व्यवस्था आर्यों की देन है। तो टोटली ये कहा जाए कि कुलिंदों को आर्यों से जोड़ने के लिए जो है द्विजमुख शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब उत्तराखंड की बात करें तो बहुधा इतिहासकारों का ये मानना है, या एक स्थिर मत ये है कि उत्तराखंड की जो पहली राजनीतिक शक्ति थी या पहला जो राजवंश था वो पुलिंद था या कुरिंद था। अब पुलिंद शब्द का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि शुरुआती साक्ष्य मैंने कहा कि पुलिंदों के तौर पर जो है इसे मिलता है। पर एक बात देखने वाली ये है कि पुलिंद शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अब पुलिंद का अर्थ आप लोग देखेंगे, पुलिंद का अर्थ होता है जंगली या बर्बर। अगर अभी भी आप लोग गूगल करना चाहें तो गूगल करके देख लें, पुलिंद शब्द को डालिएगा। अब पुलिंद शब्द जैसे ही आप डालते हैं तो आपको पता चलता है कि पुलिंद शब्द का अर्थ वो दिखाएगा एक प्राचीन बर्बर जाति या एक प्राचीन जंगली जाति के तौर पर जो है पुलिंदों को दिखाया गया है। अब हम इसकी बात करें, देखिए, उत्तर भारत के निवासियों के लिए पूर्ण रूप से पुलिंद या कुनिंद शब्द का उल्लेख उस समय के रचनाकारों ने किया है जो इस राज्य क्षेत्र के बाहर के थे। इस राज्य क्षेत्र से मतलब हम हिमालयी स्टेट की बात करें, आपका पंजाब से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल का जो एक तरीके से पर्वतपादी क्षेत्र है, वहाँ से ऊपर पूरा क्षेत्र जो है पुलिंद क्षेत्र कहा गया है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि अशोक के कालसी शिलालेख में भी क्षेत्र के लिए पुलिंद शब्द का ही प्रयोग किया गया है। पुलिंद मतलब जंगल, एक तरीके से जंगली क्षेत्र, है ना। अब नीचे देखते हैं, शिव प्रसाद डबराल ने जो है अपने उत्तराखंड के इतिहास भाग 1 में ये बात लिखी हुई है कि कुनिंद काल को किरात काल भी कहा जा सकता है। अब वो, हालांकि देखिए, किरात अलग हैं, कुनिंद अलग हैं, ये हमें अन्य इतिहासकारों ने कहा, पर शिव प्रसाद डबराल कुनिंद काल को जो है किरात काल से जोड़ करके देखते हैं। अब नीचे आइए दोस्तों, देखिए कनिंघम क्या कहते हैं। कनिंघम का ये मानना है कि जो हिमाचल और उत्तराखंड में जो कनेत हैं वो कुलिंदों के वंशज थे। अब उनका कथन या उनका जो अध्ययन है, ये दोनों पॉइंट अलग हैं, याद रखिएगा। डबराल कह रहे हैं कि किरात काल जो था उत्तराखंड की जो प्राचीन जातियों में, कोल के बाद जो किरात, वैसे भी डबराल साहब तो किरात को उत्तराखंड की पहली जाति मानते हैं। जबकि पहली जाति कोल थी, कोलों के बाद किरात आया। किरातों का आगमन और किरातों के ही समकालीन जो है इनको जोड़ करके देख रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करें दूसरे मुद्दे की या दूसरे बिंदु की, तो दूसरा बिंदु है कि कुनिंद की जानकारी के स्रोत।
यानी कि कुनिंद राज्य की जानकारी के हमारे पास क्या क्या स्रोत है। देखिए, अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों में रामायण का नाम आता है। रामायण के चतुर्थ कांड यानी कि किष्किंधा कांड में एक शब्द लिखा गया है पुलिंदाश्च। पुलिंदाश्च, पुलिंद और, यानी कि संस्कृत में लगता है तो और हो जाता है, पुलिंद और, इस तरीके से लोगों का जिक्र, यहाँ के लोगों का जिक्र यहाँ रामायण के चतुर्थ खंड में आपका या चतुर्थ कांड में मिलता है। ऐसे ही देखिए, महाभारत के सभा पर्व में, और वन पर्व में भी कुलिंद शासक सुबाहु का नाम मिलता है, जिसकी राजधानी श्रीनगर बताई गई है। अब ये भी एक चर्चा का मुद्दा है कि सुबाहु कोई राजा था या राजा की कोई उपाधि थी। खैर, क्योंकि अधिकतर साक्ष्य हमारे पास राजा के हैं तो इसलिए हम इसे राजा मान के आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी दो शब्दों का जो है मेल इस क्षेत्र से होता है। एक है कुलुन और दूसरा है कौंदोप्रथ। कुलुन और कौंदोप्रथ, ये दोनों ही शब्दों का प्रयोग माना जाता है कि उत्तराखंड की कुनिंद जाति के लिए किया गया है, या उत्तराखंड के कुनिंद क्षेत्र के लिए किया गया है, या ये कहें कि उत्तराखंड शब्द ना भी डालें, तत्कालीन कुनिंद क्षेत्र के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, विदेशी इतिहासकारों की या ये कह लीजिए कि जो ट्रेवलर्स थे उनकी बात करें तो देखिए, टॉलमी की पुस्तक है कुलिंड्रिस। टॉलमी जाने माने ट्रेवलर रहे हैं, उनकी पुस्तक है ज्योग्राफी में कुलिंड्रिस शब्द का नाम मिलता है। और कुलिंड्रिस शब्द का जो नाम मिलता है, देखिए कुलिंड्रिस शब्द का अर्थ वहाँ बताया गया है, जिसे नदियों का उद्गम क्षेत्र, यानी कि नदियों का उद्गम क्षेत्र। अब नदियों के उद्गम क्षेत्र से एक चीज़ ये कॉमन, कुछ इतिहासकार इसे कालिंदी से जोड़ते हैं, बोलते हैं कि कालिंदी के उद्गम क्षेत्र की वजह से जो है इसे कुलिंड्रिस कहा गया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये कुलिंद थे, या इस क्षेत्र को कुलिंद कहा गया, या इस क्षेत्र में कुलिंद जाति का जो है आधिपत्य था, इसलिए जो है कुलिंड्रिस शब्द का प्रयोग किया गया। क्योंकि अगर ज्योग्राफी की बात करें टॉलमी के, तो ये पूरा का पूरा भौगोलिक इतिहास पर जो है लिखी गई पुस्तक है, और भौगोलिक इतिहास पर लिखी गई पुस्तक होने के चलते जो है नदियों का जिक्र है। और नदियों का जिक्र क्योंकि गंगा, यमुना या अन्य जो बड़ी नदियां हैं उत्तर भारत में, हमारे क्षेत्र में, तो इन नदियों का जो है उद्गम उत्तराखंड क्षेत्र में है, और उत्तराखंड क्षेत्र में होने की वजह से कुलिंड्रिस को उत्तराखंड से जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा देखिएगा नीचे कि विरहत संहिता है। विरहत संहिता में, और जो बौद्ध ग्रंथ है महामयूरी, महामयूरी वो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें उत्तराखंड के बौद्ध विहारों की चर्चा मिलती है। और उसके अलावा देखिए, पराशर संहिता में भी पुलिंदों की जानकारी मिलती है। हर जगह पर पुलिंद शब्द ही प्रयोग किया गया है प्रारंभिक टाइम में। इवन आपको याद होगा कि जो कालसी शिलालेख था, कालसी शिलालेख में भी पुलिंद ही शब्द का जिक्र किया गया है, न कि कुनिंद। अब कुनिंद और पुलिंद एक ही है, और एक ही मानते हुए हम लोग इसे पढ़ते हैं। अब देखिए, ऊपर था साहित्यिक परिचय, अब हम बात करेंगे अभिलेखी परिचय, यानी कि कौन कौन से अभिलेखों में जो है पुलिंद या कुलिंद या कुनिंद राजवंश की जानकारी मिलती है। तो पहला अभिलेख है भरहूत मध्य प्रदेश का, दूसरा है मथुरा उत्तर प्रदेश का। इन अभिलेखों में बेसिकली ये कहा गया है कि पुलिंदों के द्वारा ये चीज़ें दान की गई हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो पुलिंदों ने दान की है, उसका जिक्र हमारे यहाँ मिलता है, इन अभिलेखों में मिलता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य तो कालसी शिलालेख में है, जिसमें क्षेत्र के वासियों के लिए पुलिंद और क्षेत्र के लिए पुलिंद और क्षेत्र के वासियों के लिए पुलिंद और क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोगों को इसकी जानकारी होगी। और अगर हम यहाँ से भी पुलिंद देखें तो यहाँ भी पुलिंद ही शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि कुनिंद। खैर, कुलिंद और पुलिंद एक ही है, ये मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, मुद्राओं की बात करें तो कहाँ से हमें इस काल की मुद्राओं की जानकारी मिलती है। कुनिंदों के द्वारा जो चलाए गए चांदी और तांबे के सिक्के हैं, उससे कुनिंदकालीन जानकारी हमें मिलती है। अगर हम इनके सिक्कों की बात करें तो नीचे हम इसका विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इनके समय काल की बात करते हैं। देखिए, 1000 ईस्वी पूर्व से
200-300 ईस्वी तक लगभग 1200 सालों में कुनिंदों का शासन माना जाता है। अब कुनिंदों का राज्य क्षेत्र कौन सा था वो भी हम नीचे देखेंगे। अभी जहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं उससे हमने इनके राज्य क्षेत्र को बांटने की या जानने की कोशिश की है, तो उसका भी हमें विवरण अभी नीचे मिलेगा। अब बात करते हैं कुनिंदों की राजधानी की। देखिए, कुनिंदों की अब तक 4 राजधानियाँ जो हमें प्राप्त हुई है, जो हमें जानकारी मिली है। पहली राजधानी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है महाभारत के सभा पर्व में और वन पर्व में 2 जगह पर श्रीनगर के कुनिंद शासक सुबाहु का नाम मिलता है और उसकी राजधानी श्रीनगर बताई गई है। एक राजधानी तो इनकी श्रीनगर हो गई। दूसरी राजधानी जो है वो है कालकूट। वर्तमान कालसी को कालकूट का वर्तमान कालसी का जो पुराना नाम है वो कालकूट था और कालकूट भी इनकी राजधानी के तौर पर परिचित है। तीसरी देखिएगा श्रुघ्ननगर। अब श्रुघ्ननगर की बात करें तो पहले श्रुघ्ननगर को कालसी से ही जोड़ा जाता था, पर अभी इतिहासकारों का इससे बहुत सारे मतभेद हो चुके हैं। जैसे कि देखिए, कुछ इतिहासकार इसे वर्तमान रोपड़ का क्षेत्र मानते हैं, कुछ इतिहासकार चक्राता को जो है श्रुघ्ननगर मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार जो है सहारनपुर क्षेत्र को श्रुघ्ननगर मानते हैं। अब इतना तय है कि जो कालसी को श्रुघ्ननगर माना जाता था वो मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। और वर्तमान में देखा जाए तो देखिए, इसे रोपड़ बोलें, चक्राता बोलें या सहारनपुर बोलें, ये एक विवाद का मुद्दा है। फिर देखिए, चौथी जो राजधानी इनकी रही वो है वेहट। वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इनकी जो है तीसरी राजधानी मानी गई है, सॉरी चौथी राजधानी मानी गई है। अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, इंटरफेस अगर आप लोग देख पाएँ अच्छे से तो देखिए इसमें है कुनिंद शासकों का विवरण। अब कुनिंद शासकों के विवरण की बात करें तो देखिए, अल्मोड़ा मुद्राओं में कुल 8 कुनिंद राजाओं के नाम प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्नवत अल्मोड़ा मुद्राओं में जब हम नीचे पढ़ेंगे तो उसमें उल्लिखित हैं। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे बड़ी टिपिकल है कि राजाओं के जो नाम हैं वो दत्त या भूति के रूप में मिलते हैं। जो राजाओं के नाम होंगे, जितने भी नाम हमें देखने को मिले हैं, वो नाम या तो भूति पे अंत होता है या दत्त पे अंत होता है। इससे अब ये भी एक बहस का मुद्दा हो जाएगा कि ये दत्त और भूति क्या एक ही राज परिवार के नामांत हो सकते हैं या फिर अलग अलग, क्योंकि देखिए दोनों ही संभावनाएं बरकरार है। एक ही राज परिवार के अलग अलग नाम, जैसे अगर हम बोलें गढ़वाल में पाल, पहले वो उस नाम के आगे पाल लगाते थे, बाद में अपने नाम के आगे जो है पंवार, और उससे पहले जो है अलग अलग समय पे अलग अलग जो है नामांत रहे हैं। अब अलग अलग नामांत रहे हैं, जैसे हम पंवार राजवंश की केवल बात कर रहे हैं, है ना। अब ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें क्या बोलते हैं कुनिंदों की बात करें तो भूति या दत्त, ये एक ही राजवंश रहा होगा या अलग अलग, इस पे हमारे पास कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। हो सकता है कि कोई पृथक पृथक राज परिवारों ने यहाँ शासन किया हो समकालीन क्षेत्र में। अब सिक्के जिन सिक्कों से हमें इनकी जानकारी मिलती है वो सिक्के क्योंकि समकालीन रहे होंगे तो दफन हो गए, और वो सिक्के जो प्राप्त होते हैं उससे हम जोड़ने की कोशिश केवल करते हैं, है ना। अब देखिए, राजाओं की बात में देखिए, इस वंश के जो सबसे प्रतापी शासक के तौर पर जिसका परिचय मिलता है वो है अमोघ भूति। अमोघ भूति क्योंकि इनके सिक्के अल्मोड़ा या अन्य क्षेत्रों से जहाँ से भी हमें ये सिक्के प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों में कुनिंदस्य अमोघ भूति महर जैसा खरोष्ट लिपि में साफ लिखा हुआ है। तो इससे भी इतिहासकार एक तरीके से मतभेद रखते हैं। कुछों का मानना है कि ये कोई राजा रहा होगा, कोई एक राजा रहा होगा, और कुछों का मानना है कि अमोघ भूति नाम नहीं हो सकता, बल्कि अमोघ भूति कोई एक तरीके से उपाधि रही होगी जिससे राजाओं ने धारण करी होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है हमें सिक्के प्राप्त होते हैं तो उसमें अमोघ भूति प्रकार के ही सिक्के हमें देखने को मिले। ठीक हो गया। अब हम चर्चा करेंगे अब कुनिंद राजवंश की मुद्राओं की। देखिए, कुनिंद राजवंश की मुद्राओं की बात करें तो अलग अलग राज्यों में, अगर नीचे मैं जाऊँ तो अलग अलग राज्यों में जो है कुनिंद राजवंश की मुद्राओं का विवरण मिलेगा। जैसे हिमाचल प्रदेश देखिएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अब इतने वृहद क्षेत्र में कोई राजवंश था। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो दूसरी सदी पूर्व से लेकर तीसरी सदी के तक के जो है पर्याप्त कुनिंद सिक्के हमारे पास विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश का चाकर, हमीरपुर, ज्वालामुखी और मंडी क्षेत्र जो है आता है। अगर आप लोग देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के नाम हैं,
कौन कौन से? चाकर, हमीरपुर, ज्वालामुखी, मंडी, तत्ता, मेवा, ये सारे के सारे जो नाम हैं वो हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के हैं। उसके बाद देखिए पंजाब में नाम आते हैं सुनेत, सुग और रोपड़। उसके बाद आपका नाम आता है कहाँ का? हरियाणा का। हरियाणा में 3 जगहों पे जो है इनके सिक्के मिले हैं, बुढ़िया, नारायणगढ़ और करनाल। ये सारे के सारे हिमालयी क्षेत्रों से टच होने वाले रीजन हैं। उत्तर प्रदेश के बेहट और सहारनपुर से जो है कुणिद सिक्के प्राप्त हुए हैं। और उत्तराखंड के सुमाड़ी, यानी कि ये पौड़ी में पड़ा, सुमाड़ी गांव जो है वो पौड़ी में है। और अठूर और खांड ग्राम ये टिहरी में है। वर्तमान में दोनों के दोनों डूब चुके, खांड और अठूर। सुमाड़ी तो है पौड़ी में। उसके अलावा अल्मोड़ा से और कत्यूर घाटी से जो है ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब इन सिक्कों की बात करें तो देखिए इन सिक्कों को हमने कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से 3 भाग है? देखिए, पर पहला हिस्सा आता है अमोघभूति प्रकार या अल्मोड़ा प्रकार, जो भी आप पहले रखना चाहें। पहले मैंने अल्मोड़ा प्रकार रखा, फिर अमोघभूति प्रकार रखा और तीसरा रखा चत्रेश्वर प्रकार या अनाम प्रकार। उसी में हम चत्रेश्वर या छत्रेश्वर भी इसे बोलते हैं, उसमें हम इसे इंक्लूड करते हैं। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अमोघभूति प्रकार के सिक्कों की। तो अमोघभूति प्रकार के सिक्के हमें कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं या क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? देखिए, अमोघभूति प्रकार के जो सिक्के हैं, जो मुद्राएं हैं, वो चांदी और तांबे से बनी हुई थी। इन मुद्राओं में खरोष्टी लिपि तथा ब्राह्मी लिपि में लेख प्राप्त हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ऊपर आपने लिखा है कि खरोष्टी लिपि में अमोघभूति महर्जशः लिखा है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया है, इसलिए आप उसे अगर नोट करना चाहें तो ऊपर से नोट करते हुए चलें। मैं उसे यहाँ छोड़ रहा हूँ। और इन मुद्राओं में जो है नारी यानी कि देवी की आकृति बनाई गई है, मृग की आकृति बनाई गई है, चक्र की आकृति बनाई गई है, नाग की आकृति बनाई गई है और स्वास्तिक के निशान भी मुद्राओं में मिलते हैं। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि प्रारंभिक जो कुलिंद शासक रहे होंगे, कुलिंद शासक या पुलिंद शासक रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कौन से धर्म को मानते थे? वैदिक धर्म को मानते थे या वैदिक कालीन धर्म को मानते थे, पूरी तरीके से हम कहें तो। दूसरे देखिएगा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। अब हम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की बात करें तो ये एक विस्तृत पोर्शन हो जाएगा, एक विस्तृत क्षेत्र आ जाता है हमारे मुद्राओं के हिसाब से अगर हम बात करें तो। क्योंकि अल्मोड़ा मुद्राओं को भी हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। देखिए, अल्मोड़ा मुद्राओं की चर्चा करें सबसे पहले तो अल्मोड़ा मुद्राएं जो है मुख्य रूप से तांबे के ब्राह्मी लिपि से बनाए गए थे या ब्राह्मी लिपि से लिपिबद्ध थे। वर्तमान में इसे जो है इस प्रकार के कितने सिक्के मिले हैं? 58 सिक्के प्रकाश में आए हैं। इनमें 8 कुलिंद राजाओं का नाम मिलता है। देखिए, ये सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए ये 8 के 8 नाम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप लोग नोट भी करिएगा। कौन कौन से 8 राजा है? देखिए, शिवदत्त, हरदत्त, शिवपालित, शिवरक्षित, गौमित्र, विजयभूति, मगभतसा एवं आसेक। अब आप लोग बोलेंगे मगभतसा कोई नाम होता है क्या? कई बार क्या होता है, देखिए, अगर आप लोग पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ने जाते हैं, कोई भी अभिलेख पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे अभिलेख होते हैं जिनको पढ़ा जाना संभव नहीं होता या कुछ शब्द उसमें पढ़ लिए जाते हैं। ऐसे ही एक ये राजा है मगभतसा। तो मगभतसा, इसका पूरा नाम तो नहीं पढ़ा जा सका, पर पूरा नाम नहीं पढ़ा जा सका तो जितने शब्द पढ़े गए उतना, और बीच में हमने डैश डाल दिया, इसलिए इसका हम मगभतसा ही बोल रहे हैं। देखिए, इस 8 के 8 राजा जो हमें मिलते हैं, सॉरी 8, हाँ 8 के 8 राजा इसमें जो हमें नाम मिलते हैं वो सारे के सारे इसमें उल्लेखित हैं। क्योंकि देखिए, ये सिक्के चांदी के हैं, मिलावटी चांदी के हैं, जो कि 2 आकारों में मिलते हैं, 2 अलग अलग आकारों में मिलते हैं। और मैंने कहा कि इन्हें हमने 4 हिस्सों में बांट रखा है। कौन कौन से 4 हिस्से हैं? देखिए, प्रथम प्रकार के सिक्के, इसमें आते हैं शिवदत्त, हरदत्त, गौमित्र के जो बड़े आकार के सिक्के हैं उसे हमने प्रथम प्रकार के सिक्कों में शामिल किया है। द्वितीय प्रकार के ये वो सिक्के हैं जो शिवपालित के हैं और राजा शिवपालित के हैं और इसमें मानव आकृति का अंकन किया गया है। तीसरे सिक्के वो सिक्के जो विजयभूति के सिक्के हैं और जिसमें देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है इस प्रकार के सिक्कों में रंग विजयभूति। रंग विजयभूति, रंग मतलब राजा रंग वाला है ना, और रंग विजयभूति अंकित किया गया है। इसके अलावा देखिए, बैल वगैरह इत्यादि बहुतायत चित्र इसमें मिलते हैं। और फिर चतुर्थ प्रकार की बात करें तो देखिए, चतुर्थ प्रकार में हमने केवल किसके सिक्के शामिल किए हैं?
शिवरक्षित का जो सिक्का है और गौमित्र का जो छोटे आकार के सिक्के, शिवरक्षित और गौमित्र के जो छोटे आकार के सिक्के हैं, देखिए गौमित्र के बड़े आकार के सिक्के ऊपर शामिल कर दिए थे, और पर यहाँ हमने शिवरक्षित का सिक्का और गौमित्र के छोटे आकार के सिक्कों को इसमें शामिल किया है। अब हम इन सिक्कों की बात करें तो इन सिक्कों में किस किस चीज़ के चित्र प्राप्त होते हैं। देखिए नंदीपाद, पर्वत से निकलती हुई नदी, वृक्ष, मानव, बोधि वृक्ष, कुबड़ युक्त बैल, इन इत्यादि इन चीज़ों का विवरण हमें जो है इनसे मिलता है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ, क्योंकि आप लोग एक नाम पढ़ रहे हैं बोधि वृक्ष, तो बोधि वृक्ष के पाए जाने से ये चीज़ तो तय हो गई कि उत्तरकालीन कुणिंद जो थे या उत्तरकालीन पुलिंद जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। यानी कि अगर हम बौद्ध कुणिंदों की धर्म की या संप्रदाय की बात करें तो प्रारंभिक तो वो संभवतः ऐसा लगता है कि वो वैदिक धर्म को मानते थे, पशुपति शिव या अन्य, क्योंकि देखिए नंदीपाद वगैरह वगैरह इनके चित्र मिलते हैं। तो प्रारंभिक तो वो शैव भक्त थे या वैदिक धर्म को मानते थे, पर बाद के उत्तरकालीन जो कुणिंद रहे होंगे वो कहीं ना कहीं किसकी तरफ ढल गए होंगे, बौद्ध धर्म की तरफ ढल गए होंगे। इसका जिक्र हम निम्न नीचे भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखिए तीसरे प्रकार के जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं वो सिक्के होते हैं हमें छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। इन सिक्कों में भगवत चतेश्वर महात्मना जो है उत्कीर्ण किया गया है, जिनकी लिपि ब्राह्मी है, और जो तांबे के हैं इनमें जो है अधिकतर शिव और वृक्ष की आकृतियाँ अंकित की गई हैं। अब हम कुणिंदों के धर्म की बात करें तो देखिए, क्योंकि कुणिंदों का जो धर्म था, मैंने बोला कि प्रारंभिक तो वो क्या शिव के छत्रेश्वर या चत्रेश्वर रूप को पूजते थे। उसके बाद उत्तरकालीन जो बौद्ध थे वो कहीं ना कहीं किसके आराधक हो गए थे या कौन से धर्म के अनुयायी हो गए थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। अब हम इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए कुणिंद राजवंश की जो आर्थिक स्थिति थी उसकी सही जानकारी हम आसानी से, क्योंकि ये कह सकते हैं ना कि क्या बोलते हैं, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, वही स्थिति इसकी भी समझ लीजिए। क्योंकि हमें इस राजवंश के इतने सारे चांदी के सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के मिलना तो चलिए कॉमन था, पर चांदी के सिक्के मिल रहे हैं, तो चांदी के सिक्कों से ये बात तो तय है कि जो कुणिंद थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ रही होगी। देखिए ये आपका पूरा का पूरा कुणिंद या कुणिंद राज्य है। अब हम इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना चाहेंगे। एक जाते जाते मैं एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ, यहाँ क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुणिंदा कॉइन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन क्या पता भविष्य में पूछा जाए कि मॉर्फोलॉजी ऑफ कुणिंदा कॉइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही उत्तर आप लोग देखिएगा, सही उत्तर है आपका डॉक्टर MP जोशी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। आज के लिए इतना ही। कुणिंद राजवंश में इसके इतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि केवल संभावनाओं पर इतिहास नहीं हो सकता, जितनी चीज़ें हैं यही हैं केवल।